संजीव झा जी चर्चा प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर मैडम कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा कराने और मुझे बोलने का मौका दिया। क्योंकि आज जो विषय है ये विषय कोई सामान्य विषय नहीं है। आज का विषय इस देश में किस तरह से लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, विधायी प्रक्रिया को, संविधान को किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है उसका एक उदाहरण भी है। मैं उसमें डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 15 साल से दिल्ली के नगर निगम में बीजेपी की सत्ता है और नगर निगम में किस तरह की लूट है ये दिल्ली की एक एक जनता आपको बता देगी। दिल्ली के नगर निगम से लोगों को फायदे क्या हैं कोई एक नहीं बता पाएगा, लेकिन लूट क्या है ये सब बता देंगे। कई बार हमारे विपक्ष के साथी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि ये लूट का नुकसान इनको भी झेलना पड़ता है, ये भी कई बार कह चुके हैं। तो जब 15 साल से निगम में अराजकता हो, 15 साल से एक पार्टी की सरकार हो और सरकार लोगों का शोषण का काम करे, हर बार चुनाव में नए नए वायदे किए जाते हैं, एक भी वायदा पूरा नहीं होता। 5 साल पहले जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा था नई चेहरे नई उड़ान, और जितने भी नए चेहरे हैं आज सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली की जनता बहुत गुस्से में थी। दिल्ली की जनता इस लूट के खिलाफ खड़ी थी। दिल्ली में हर 5 साल में चुनाव होगा, ये संविधान की प्रक्रिया है। भाई आर्टिकल 243U ये कहती है कि वर्तमान जो एग्जिस्टिंग आपका म्युनिसिपैलिटी है उसके रहते हुए आप चुनावी प्रक्रिया पूरा करके नया आप निगम बनाएंगे। लेकिन आनन फानन में एक केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आज चुनावी अधिसूचना जारी होगी, 5 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस तय होता है, 4 बजे चिट्ठी आती है और 5 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि केंद्र सरकार से ये आदेश आता है कि आप अभी चुनाव नहीं होगा। चुनाव क्यों नहीं होगा इसकी चर्चा नहीं थी, क्या कारण है इसकी चर्चा नहीं थी। तो हालांकि वो जो आदेश आया था वो आदेश भी असंवैधानिक था, लेकिन आखिर ऐसी मजबूरी कौन सी थी। मैं एक क्षेत्र का विधायक हूं, मैं बुराड़ी विधानसभा का विधायक हूं। हमारे यहां 6 निगम पार्षद हैं। अब समझिए लूट किस तरह की होती है। मैं एक वाक्य बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग, सदन को भी जानना चाहिए और दिल्ली की जनता को भी जानना चाहिए। हमारे यहां अनऑथराइज कॉलोनी है। अनऑथराइज कॉलोनी कोई प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, तो जो वोट डाला जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि एक मकान का एक फ्लोर का वोट किसी और बूथ पे और दूसरे फ्लोर का वोट किसी और बूथ पे, एक ही खसरा का एक मकान किसी और पोलिंग सेंटर पे, दूसरे का किसी और पोलिंग सेंटर पे। तो एक बार एक जगह कोई मकान बन रहा था, तो कई बार वहां जब कोई नया मकान बनता है तो ये संवैधानिक अधिकार पार्षद मानते हैं कि मैं पैसा लेना है, कि नया मकान बनाया पैसा कैसे नहीं दोगे, पैसा तो देना पड़ेगा आपको। और अनऑथराइज कॉलोनी है उनको डराते हैं। कई बार हालांकि मैं कहता भी हूं कि मान लीजिए नया मकान बनाए, किसी घर में शादी हो, बच्चा हो, तो मांगने वाला कोई और आता था, भगवान ने उनको बनाया था मांगने के लिए। दिल्ली में दिल्ली के पार्षद वो कैसे हो गए मुझे आज तो समझ में नहीं आया है ना, झूठ तो नहीं कह रहा ना। भाई नया मकान बनाओ, अधिकार है मेरा पैसे लेने का, भगवान ने किसी और का अधिकार दिया था, वो अधिकार पार्षद छीन के ले गए। खैर मैं अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है। तो एक वार्ड के पार्षद खसरा नंबर लेकर आए कि ये जो मकान बन रहा है इसका पैसा मुझे मिलना चाहिए। दूसरा पार्षद वोटर लिस्ट लेके आ गया कि नहीं ये मेरा वोटर है मुझे मिलना चाहिए। दोनों में लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी भयानक हुई कि उसकी पंचायत विधानसभा में नहीं हुआ।
फिर वो अपने सांसद जी के पास गए कि ऐसे ऐसे मकान बन रहा था, मेरे वोटर लिस्ट में पैसे वो ले रहे हैं। दूसरे का नहीं खसरा मेरा है, पैसा मुझे मिलना चाहिए। सांसद कहा कि मैं तेरी पंचायत नहीं करूंगा, तुम बेईमान निकले, मेरा हिस्सा कहां है? तो मैं तेरी पंचायत नहीं करूंगा। इधर पोल आज खुला कि ये मकान बनने में पैसे तुम लोग तो मुझे नहीं बताते हो। अगर ये लड़ाई नहीं होती, जानकारी मुझे नहीं मिलती, तो सांसद जी नाराज। अब वो गए प्रभारी के पास, जो दिल्ली के प्रभारी हैं। उसने निर्णय लिया कि इस तरह का अगर कोई झगड़ा होगा तो दोनों में बराबर बराबर बटेगा, ऐसा नहीं कोई एक खा जाएगा। अब समझिए कि लूट की शुरुआत कहां से होती है और ये पहुंचती कहां तक है। तो यह हाँ बिल्कुल ऐसे 4 वाक्य हैं, 4 वाक्य है हमारे विधानसभा में, एक एक आज बता देंगे। एक जगह कोई कॉलोनी बन रहा था, तो एक पार्षद पहुंच गया, वो तो अलग पार्षद है, वो दोनों पहुंच गया, बोला कि ये मेरी बाउंड्री है, कहा मेरी बाउंड्री है। दोनों में भयानक लड़ाई हुई। कहा कि नहीं, एक था ज्यादा, एक थोड़ा कम था, बस 70% तुम्हारा, 30% हमारा। ये लूट एमसीडी में भाजपा के लोगों ने किया है अध्यक्ष महोदय, स्पीकर मैडम। तो जब इस तरह का लूट हो तो दिल्ली की जनता ने ठान लिया था सबक सिखाऊंगा। एक और वाक्य बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक जगह गया, मैं किसी 13वीं में गया, तो वहां एक पार्षद आए, बोले देखो जी, मैं ना कोई अगर 50 गज 100 गज मकान बनाए, मैं किसी से पैसा नहीं लेता। सबने कहा हाँ। बोला मेरी ईमानदारी है। सबने कहा हाँ यार, पार्षद जी की ईमानदारी तो बहुत है, ये बात तो है कि पार्षद जी बहुत ईमानदार है। बोला ये और बात है कि कोई कमर्शियल बनाए तो उसको मैं नहीं छोड़ता हूं। तो हमने कहा पार्षद जी फिर ये ईमानदारी कैसे हुई? हाँ ये कहिए कि आपकी बेईमानी का स्टैंडर्ड है, बाकी नीच बेईमान है, आप स्टैंडर्ड बेईमान है, कि आप कमर्शियल में केवल लेते हैं, बाकी सब में लेते हैं। तो इस तरह की लूट एमसीडी में भाजपा के पार्षदों ने किया है। और ये नई चेहरे नई उड़ान के नाम पे इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देने का काम करते हैं कि इस बार इसको लड़ाओ, ये पैसे वाला बन जाएगा। इसको सबको पता है कि लूट हो रहा है, लूट के सब हिस्सेदार हैं, सब जगह बट रहा है। तो जब इस तरह की अराजकता थी तो दिल्ली की जनता बहुत परेशान थी, बहुत नाराज। उनका सबक सिखाना है इस बार। दिल्ली की जनता ने ठान लिया था। हमारे सर्वे में भी कह रहे थे, हम लोग सर्वे करा रहे थे, कह 270 सीट कहीं आम आदमी पार्टी को ना आ जाए। सर्वे इन्होंने भी कराया, इनको लगा मेरा चुपड़ा साफ होने वाला है, तो कहा फिर इलेक्शन ही टाल दो। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीर बात आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी जिस अधिकार की लड़ाई हम कर रहे हैं, हमें यह तय करना चाहिए कि हमारे बच्चे उस अधिकार की लड़ाई ना लड़े। आज इस देश को आजादी मिली, हमारे पूर्वजों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत सारे बलिदान देने पड़े। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी देना पड़ा, फांसी में जाना पड़ा। एक से एक बलिदान, देश को आजादी मिली, हमें गणतंत्र मिला, हर 5 साल में चुनाव हो, ऐसी प्रक्रिया बनी। एक बार इमरजेंसी में यह कोशिश की गई कुछ जनतंत्र की हत्या करने की, क्या अंजाम हुआ देश के सामने। आज उसी तरह का दुस्साहस फिर से किया जा रहा है। इस देश की जनतंत्र का हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और अगर जनतंत्र की हत्या की कोशिश की जा रही है तो हम सबका दायित्व बनता है। सदन के जरिए मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि 75 साल पहले जिस बात को लेकर आजादी दिलाई गई, आज अगर वो खतरे में हो तो हम सबको उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जब केंद्र सरकार के चिट्ठी से ये आदेश हुआ कि इलेक्शन को स्टॉल कर दिया जाए, इलेक्शन को रोक दिया जाए, इलेक्शन की प्रक्रिया यहां रुक गई। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, और आज पार्लियामेंट में बिल आया है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो बिल आया है और जिस किसी ने बिल ड्राफ्ट किया है, उसको ना तो संविधान की जानकारी है, ना उसको कानून की जानकारी है, या आनंद फानंद में बनाया गया है किसी तरह से चुनाव को रोका जाए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको संविधान के उस सारे वाक्य में इस पटल पर रखना चाहता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये असंवैधानिक है। और एक बात और, इससे पहले मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं आपको कि दिल्ली इलेक्शन कमिश्नर ने सॉलिसिटर जनरल से इसकी वैधता को लेकर लीगल ओपिनियन मांगा था। सॉलिसिटर जनरल ने ओपिनियन देने से डिक्लाइन कर दिया।
और मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन में कह रहा हूं, विपक्ष के साथी इसकी पुष्टि करा सकते हैं, तो अगर सॉलिसिटर जनरल लीगल वैधता को लेकर ओपिनियन देने से मना कर रहे हैं, तो यह अपने आप में दर्शाता है कि इसका मतलब ये चिट्ठी और इलेक्शन रोकना ये असंवैधानिक है। पहली बात, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि संविधान में 243U में यह मैंडेट है कि आपको एग्जिस्टिंग जो आपका निगम है उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले आप निगम का चुनाव करा लें। तो निगम का कार्यकाल 16 मई को खत्म हो रहा है, आपको किसी भी तरह से 14 अप्रैल से पहले नोटिफिकेशन करना है, जो नहीं करने जा रहे हैं, लग रहा है ऐसा। तो पहला, आप 243U का जो वो मैंडेट था, उस मैंडेट को आप खत्म कर रहे हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आइटम 5 जो है, वो आइटम 5 ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के निर्माण, उसकी शक्ति और उसकी कार्य योजना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। 73rd और 74th का जो अमेंडमेंट है वो लैंडमार्क अमेंडमेंट है। ये लैंडमार्क में इसलिए कह रहा हूं कि 93 में 73rd 74th अमेंडमेंट के जरिए लोकल पंचायत और निगम दोनों को संवैधानिक वैधता मिली। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट में जो इनकॉर्पोरेट हुआ पार्ट 9 और पार्ट 9A, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर्ड किया गया to structure the bodies in terms of election, in terms of finance, in terms of taxation. तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन ऑल एस्पेक्ट ये स्टेट लेजिस्लेचर को है। तो इसका मतलब है कि जिस किसी ने ये बिल ड्राफ्ट किया है, उन्होंने 73rd 74th के अमेंडमेंट के इंसर्शन को, पार्ट 9A को नहीं देखा। उसने जो अभी मैंने अध्यक्ष स्पीकर मैडम जो आपको मैंने बताया कि आइटम 5 7th शेड्यूल के जो आइटम 5 थे ना, उसको देखा। ये बिल अफरा तफरी में इलेक्शन रोकने, जैसा मैंने पहले कहा, इलेक्शन रोकने की साजिश के तहत ये लाया गया है। अब देखिए, एक मजे की बात है, इसमें कहा गया है गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे होगा ये? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, पैसे कौन देगा बताइए जरा। इस बिल में आपने कोई ऐसी बातें नहीं बताई है कि फंड कौन देगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देगी। फिर आपने 2017 में चुनाव लड़े तो आपने कहा था, आपके मैनिफेस्टो में है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लाएंगे, तो क्यों नहीं पैसे लाए सेंट्रल गवर्नमेंट से? और अगर गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इससे पैसे क्यों देगी निगम को? निगम चलेगा कैसे? तो मैं बस यही कहना चाहता हूं अध्यक्ष स्पीकर मैडम कि फिर से एक बहुत बड़ी साजिश जो इमरजेंसी के टाइम में हुआ था, उसी तरह की साजिश फिर से केंद्र सरकार दिल्ली में इलेक्शन रोकने की प्रक्रिया के तहत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मजाक में कहीं कहा भी कि तो अभी तो पंजाब जीते हैं तो इतनी घबराहट, अभी 4 और स्टेट का चुनाव है, 3 स्टेट का तो अभी है, 2 साल में तो 7 स्टेट का चुनाव है। कहीं हम जीत गए, कहीं आम आदमी पार्टी जीत गई तो ऐसा नहीं हो आप कहते हैं पार्लियामेंट का भी चुनाव ना कराएं, जिसकी बात कल इस हाउस में ऑनरेबल सीएम साहब कह भी रहे थे। तो मैं बस विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूं, देखिए आज कोई भी ऐसी सत्ता किसी की रहेगी, सरकार किसी की, कोई पक्ष में रहेगा कोई विपक्ष में रहेगा, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव प्रोसेस का, अगर संविधान की हत्या हो रहा हो, उस समय में अगर आप चुप हैं तो इतिहास तो सबकी लिखी जाएगी। तय किया जाएगा कि कौन सच्चाई के साथ खड़ा था, कौन सच्चाई के खिलाफ खड़ा था। अगर द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उस समय में जो चुप थे, आज दोषी तो हम उनको मान रहे हैं। तो अगर संविधान का चीरहरण हो रहा है और अगर आप चुप हैं
तो आप भी उतने ही इतिहास में दोषी होंगे जो बाकी लोगों ने संविधान हत्या करने की कोशिश की थी। तो ज्यादा ना कहते हुए बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं स्पीकर मैडम कि आज जिस विषय पर चर्चा हो रहा है वो बहुत गंभीर है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सदन पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत से यह तय करेगा कि अगर दिल्ली में संविधान की हत्या होगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे, उसके विरोध में खड़े होंगे। थैंक यू।